हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आपके 7th क्लास के साइंस का 6th चैप्टर जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है। नाम है एडोलेसेंस अ स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड चेंज। तो दोस्तों इसकी शुरुआत आपको इस तरीके से समझाई गई है कि जिस तरीके से एक पौधे की जो जर्नी होती है, वो आमतौर पर जर्मिनेशन ऑफ सीड से शुरू होती है। मतलब जहाँ पर एक सीड जो है वो फूटता है और अगर उसको सही तरीके से पोषण मिले, उसको न्यूट्रिशन मिले, तो वह बीज एक छोटा-सा पौधा यानी कि सैपलिंग बनता है और फिर ये एक यंग प्लांट बन जाता है। इस पूरी जर्नी में कुछ खास तरह के बदलाव होते हैं। कुछ दिखाई देने वाले बदलाव हैं, जैसे उनकी हाइट का बढ़ना या ज़्यादा पत्तों का आना, फूलों का दिखना, फलों और नए बीजों का बनना और इन्हीं सीड से नए पौधे निकलते हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि एक छोटा पौधा जो सीडलिंग है, वो जर्मिनेशन के तुरंत बाद ही अपना बीज बनाने की क्षमता रखता हो। उसे बीज बनाने लायक बनने के लिए पहले बढ़ना होगा और फिर मैच्योर होना पड़ेगा। इसी तरह जानवरों को भी बच्चे पैदा करने से पहले बढ़ना और मैच्योर होना ज़रूरी है। कुछ जानवर अंडे देते हैं जिनसे बच्चे निकलते हैं और कुछ जानवर जैसे इंसान सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। दोनों ही मामलों में बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं और समय के साथ डेवलप होते हैं। इंसान के जीवन की जर्नी को अलग अलग स्टेजेस में बांटा जा सकता है, जैसे कि इन्फेंसी जब बच्चा बहुत छोटा होता है, चाइल्डहुड जैसे कि बचपन, एडोलेसेंस जब टीन्स होते हैं, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, जब आप 12, 13, 14, 15 होते हो, एडल्टहुड यानी कि जब आप 18 एंड अबव हो जाते हो और ओल्ड एज जब बुढ़ापा आ जाता है। हर इंसान इन स्टेजेस को अपने-अपने तरीके से एक्सपीरियंस करता है और हर स्टेज की ड्यूरेशन हर इंसान के लिए अलग-अलग हो सकती है। कुछ लोग जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, कुछ लोग बूढ़े होने में भी टाइम लगाते हैं। इन्फेंसी से लेकर एडल्टहुड तक हमारे शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं। लगभग 10 से 12 साल की उम्र तक ज्यादातर बदलाव हाइट और वेट से जुड़े हुए होते हैं। इसके बाद कुछ और नोटिसेबल बदलाव होते हैं जिनको हम नोटिस कर सकते हैं, जो एडोलेसेंस की शुरुआत को दिखाते हैं। ये एक ऐसा समय होता है दोस्तों जब तेजी से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, जो आमतौर पर 10 साल से लेकर 19 साल की उम्र के बीच में होता है। एडोलेसेंस के दौरान शरीर एडल्टहुड के लिए तैयार होता है। इंसान और बाकी कई लिविंग बींग्स जन्म के तुरंत बाद रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। उनके शरीर को रिप्रोडक्शन के लायक बनने के लिए पहले बढ़ना होगा और फिर मैच्योर होना होगा। जब इंसान बढ़ता है और डेवलप होता है, तो वे कई तरह की फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस को अनुभव करता है। साथ ही रिप्रोडक्शन की क्षमता को भी डेवलप करता है। इनमें से कुछ बदलाव साफ दिखाई देते हैं, जबकि कुछ इंटरनली होते हैं जो हमें नजर नहीं आते। इस चैप्टर में आप एडोलेसेंस को समझोगे, उसकी इम्पोर्टेंस को जानोगे और ये भी सीखोगे कि इस दौर की जिम्मेदारी कितनी इम्पोर्टेंट है और अपने आप को संभाल कर चलना क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स। गर्मी की छुट्टियों में वेंकटेश अपने दादा दादी के पास गया। जैसे ही वह घर में घुसा, उसकी 12 साल की बहन देवयानी दौड़ती हुई आई और उसे गले लगाया और वेंकटेश से कहा, वेंकटेश, अब तो तुम्हारी थोड़ी थोड़ी सी मूछें दिखाई देने लगी है। तब वेंकटेश बोलता है, देवयानी तुम भी तो काफी लंबी हो गई हो। तब देवयानी बोलती है, अरे तुम्हारी तो आवाज भी चेंज हो गई है। तो आइए इस कॉन्वर्सेशन को अब बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से सीख समझने की कोशिश करते हैं। अब इसके लिए यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, ये है एक्टिविटी 6.1, लेट अस डिस्कस। इसके लिए आप क्या करो, एक जार लीजिए, उसमें कुछ कागज की स्लिप्स लीजिए और उन पर कुछ ऐसे चेंजेस लिखिए जो बच्चे क्लास 5th से 8th तक आते हुए एक्सपीरियंस करते हैं। ये बदलाव हाइट हो सकता है, स्ट्रेंथ हो सकता है, बिहेवियर हो सकता है या किसी और भी चीज से जुड़ा हुआ हो सकता है। पर्चियों पर किसी का नाम ना लिखें, पर्ची को मोड़कर जार में डाल दें। कक्षा के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को बोलिए कि एक-एक पर्ची निकालें। पर्चियों में दी गई जानकारी के आधार पर कक्षा में बच्चों के साथ इन बदलावों पर चर्चा करें। ये उनकी एक एक्टिविटी है। क्या आपने भी इनमें से कुछ बदलाव महसूस किए हैं? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आप भी धीरे-धीरे इस स्टेज में पहुंच रहे हो। ये स्टेज आमतौर पर 10 साल की उम्र से शुरू होती है और 19 साल की उम्र तक चल सकती है।
ये बचपन और एडल्टहुड के बीच का डेवलपमेंट का समय होता है, जिसे एडोलेसेंस कहा जाता है। मतलब आप बच्चे नहीं रहोगे, लेकिन आप अभी बड़े नहीं बने हो, और बड़े बनने की तरफ जो आपका प्रोसेस है, जो आपका समय है, दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। सबसे पहले है, यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ पिक्चर्स के साथ दिखाया है, हाइट में जो है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन हाइट। जन्म से ही हमारा शरीर लगातार बढ़ता है और डेवलप होता है, जिसमें हाइट में ग्रोथ भी शामिल है। लेकिन एडोलेसेंस के समय ये इंक्रीमेंट जो है, ये बढ़ोतरी जो है, ज़्यादा साफ दिखाई देती है, क्योंकि आप तेजी से बढ़ते हो। दूसरा है चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट गेन एंड स्ट्रेंथ। जब लड़के बड़े होते हैं तो देखा जा सकता है कि उनकी हाइट बढ़ने के साथ साथ उनका वेट भी बढ़ता है। उनके कंधे चौड़े हो सकते हैं, और छाती जो है, उनकी चेस्ट जो है, वो और भी चौड़ी हो जाती है। लड़कियों में भी हाइट और वेट में इंक्रीज होता है। शरीर में और भी कुछ बदलाव होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट जो है वो डेवलप हो जाती है। तीसरा है दोस्तों, चेंज इन वॉइस। एडोलेसेंट लड़कों में वॉइस बॉक्स का बढ़ना उनकी आवाज को भारी और फटी हुई बनाता है। वॉइस बॉक्स हमारे गले का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमें बोलने में मदद करता है। ये ग्रोथ गले में एक उभरे हुए भाग की तरह दिखाई देता है, जिसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। हालांकि ये हर किसी के केस में साफ नहीं दिखता। एडोलेसेंट लड़कियों में भी वॉइस बॉक्स बढ़ता है, लेकिन लड़कों की तरह इतना बड़ा नहीं होता कि एडम एप्पल की तरह वो आपको साफ साफ दिखाई। फोर्थ है दोस्तों, अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। लड़के और लड़कियां दोनों के शरीर के कुछ हिस्से में बाल आने लगते हैं, जैसे आर्म पिट्स हो गई, आपकी बगल हो गई, प्यूबिक रीजन हो गया। लड़कों के चेहरे पर बाल आने लगते हैं, और आगे चलकर यही उनकी मूछें और दाढ़ी में बदल जाते हैं। कुछ लड़कों के छाती और पीठ पर भी बाल आ सकते हैं, हालांकि कुछ में ये नहीं होता। तो बाल आने का समय और बाल अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं। ये बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं, ये बहुत ही सामान्य सी बात है। नेक्स्ट है दोस्तों, चेंजेस इन फेशियल स्किन, एमरजेंसीज ऑफ एमरजेंस ऑफ पिंपल। एडोलेसेंस के दौरान एक आम समस्या होती है एक्ने, जिसमें छोटे छोटे लाल पिंपल्स दिखाई देते हैं। ये पिंपल्स अक्सर चेहरे पर दिखाई देते हैं, वैसे बॉडी पर भी कहीं होते हैं, पीठ पर भी हो सकते हैं, लेकिन चेहरे पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। एक्ने इस समय स्किन की ऑयली सिक्रेशन के बढ़ने की वजह से होते हैं, जो पोर्स को बंद कर देते हैं, और इस वजह से जो है इन्फेक्शन हो जाता है और पिंपल्स निकल जाते हैं। एक्ने एक स्थिति है, और पिंपल जो है उसका एक लक्षण है। अ की पॉइंट टू रिमेंबर, चाहे हाइट में बदलाव हो, आवाज में, या फेशियल हेयर में, हर इंसान में ये बदलाव अलग अलग समय, तरीके और अलग अलग क्वांटिटी मात्रा में होते हैं। ये वेरिएशन बिल्कुल नॉर्मल चीज है। हर किसी के साथ एक जैसे बदलाव नहीं होंगे। हर व्यक्ति एडोलेसेंट को अपने तरीके से और अपनी स्पीड से एक्सपीरियंस करता है। अब हमने वे बदलाव समझ लिए हैं जो एडोलेसेंस के दौरान होते हैं, खासकर जो बाहर से दिखाई देते हैं। कुछ बदलाव जैसे कि लड़कों की आवाज में बदलाव, फेशियल या चेस्ट हेयर का आना, और लड़कियों में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट। ये सीधे रिप्रोडक्शन से जुड़े नहीं होते हैं, लेकिन ये बदलाव लड़के और लड़की में फर्क दिखाते हैं। इसीलिए इन्हें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बॉडी के द्वारा एडल्टहुड की तैयारी का इंडिकेशन है। ये एक्चुअल में प्यूबर्टी की शुरुआत को दिखाते हैं। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें एडोलेसेंट के अंदर और बाहर दोनों तरफ चेंजेस आपको दिखाई देते हैं, ताकि रिप्रोडक्शन करने में वो सक्षम हो सके। चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। एडोलेसेंस में केवल बाहर से दिखाई देने वाले नहीं, बल्कि इंटरनल बदलाव भी होते हैं, जो हमें आंखों से तो नहीं दिखाई देते, लेकिन वो बदलाव होते हैं। ऐसा ही एक बदलाव है रिप्रोडक्शन से जुड़े हुए शरीर के हिस्सों का मैच्योर होना। लड़के और लड़कियां दोनों में ये बदलाव धीरे धीरे होता है, और ये बढ़ने की एक नेचुरल प्रोसेस है। ये ग्रो अप होने का एक नेचुरल प्रोसेस है। एडोलेसेंट लड़कियों में एक जरूरी अंदरूनी बदलाव होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत। इसको हम आमतौर पर नॉर्मली टीचर्स जो है वो डिस्कस नहीं करते। कोशिश यही रहती है कि जो फीमेल टीचर्स हैं वो इसको समझाएं, आई डोंट नो व्हाई।
देखिए, ये आपकी बॉडी में एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, ये आमतौर पर हर 28 से लेकर 30 दिन में होता है और इसे ही अक्सर लोग पीरियड के नाम से जानते हैं, पीरियड्स आ गए। कई जो हेल्दी लड़कियां होती हैं, उनमें ये साइकिल्स 21 डेज से लेकर 35 डेज तक हो सकता है, यानी कि ज़रूरी नहीं है 28 से 30 ही रहे, कुछ लोगों को 21 डेज में ही हो जाता है और कुछ लोगों को 30 में भी ना होके 35 डेज में भी हो सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक ज़रूरी और नेचुरल प्रोसेस है और ये अच्छी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का इंडिकेशन है, संकेत है। साइकिल के उस हिस्से को जब शरीर से ब्लड डिस्चार्ज होता है, निकलता है, उसे मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पर 3 दिन से लेकर 7 दिन तक चल सकता है और ये हर साइकिल पर होगा 28 से 30 दिन या 21 से 35 दिन जिसके हिसाब से भी जिस लड़की के साथ ऐसा है, तो ये हर बार होगा। हर बार ब्लीडिंग होगी, हर बार ब्लड निकलेगा और ये 3 दिन से लेकर 7 दिन तक चल सकता है। इन दिनों में कुछ लड़कियों को पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें दर्द हो सकता है या डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है और लगभग जब कोई लेडी 45 से लेकर 55 ईयर की हो जाती है, मतलब वो बहुत बड़ी हो चुकी होती है, तब ये मेंस्ट्रुएशन अपने आप बंद हो जाते हैं और ये महिला जो जिसके मेंस्ट्रुएशन बंद हो गए हैं, अब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी बंद हो चुकी है, मतलब अब वो माँ नहीं बन सकती। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्रेकिंग मिथ्स अबाउट मेंस्ट्रुएशन। अब मेंस्ट्रुएशन को लेकर कई गलत बिलीफ और धारणाएं हैं जो हमारे देश में चलती हैं, जो कि बिल्कुल अननेसेसरी हैं, डर, शर्म या गिल्ट का कारण भी बनती हैं। ये जितनी भी मान्यता है, इनसे मिथ बनते हैं। मिथ क्या होता है? एक तरीके से कल्पना करना, मतलब हम मानने लग जाते हैं बस कि हाँ भाई ऐसा है, चाहे उसकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी हो या नहीं हो, वो सच है या नहीं है, लेकिन हम उसको मानने लग जाते हैं। ऐसा ही एक टैबू में मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों को अलग-थलग कर दिया जाता है और ये आज भी देखा जाता है। उनको मेंस्ट्रुएशन के दौरान उनको किचन में नहीं जाने दिया जाता, उनको बोला जाता है आप अलग कमरे में रहो। एक्चुअल में मेंस्ट्रुएशन जो है एक नेचुरल प्रोसेस है और ये सबके साथ होता है और ऐसे मिथ्स का कोई साइंटिफिक आधार नहीं है दोस्तों। अगर हम मेंस्ट्रुएशन को लेकर साइंटिफिक सोच को बढ़ावा दें, तो हम महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बेहतर समझ सकेंगे और एक हेल्दियर लाइफस्टाइल को बढ़ावा दे सकेंगे। एडोलेसेंस सिर्फ फिजिकल या रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी से जुड़े बदलावों का समय नहीं है, बल्कि ये एक इमोशनल और बिहेवियरल बदलावों का भी समय होता है। 6.3 इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस इन एडोलेसेंस। एक पल के लिए सोचिए कि क्या पिछले 1-2 सालों में आपकी या आपके दोस्तों, क्लासमेट्स की इमोशंस या बिहेवियर में कोई बदलाव आया है? ये बदलाव कभी-कभी एक्साइटिंग लगते हैं और कभी-कभी कन्फ्यूज़न और कभी-कभी तो दोनों ही। आइए टेबल 6.2 में कुछ इमोशनल चेंजेस को उनके बिहेवियर की पर असर और पॉजिटिव ग्रोथ के तरीकों के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने पहले दे रखा है की इमोशनल चेंजेस, उसमें इन्होंने दे रखा है मूड स्विंग, स्ट्रॉन्ग इमोशंस, एनी अदर। तो मूड स्विंग क्या होता है? मूड में उतार-चढ़ाव। अब इसका क्या मतलब हुआ? अचानक गुस्सा आ जाना, उदास हो जाना बैठे-बैठे, जोश आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, ये सब है। तो क्या वेज़ हैं फॉर पॉजिटिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? आप म्यूज़िक देखिए, आप डांस देखिए, कीजिए, खेल या डायरी लिखने जैसी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनसे आपको पॉजिटिव ग्रोथ और डेवलपमेंट मिल सकती है। सेकंड है स्ट्रॉन्ग इमोशंस, जैसे कि क्या इफ़ेक्ट हो सकता है बिहेवियर पे? बात-बात पर ज़्यादा अपनी रिएक्शन देना, है ना? और बहस करना या महसूस करना कि मुझे कोई नहीं समझता, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों टीनेजर्स के साथ यही होती है, उनको ऐसा लगता है कि उनको समझने वाला कोई नहीं है दुनिया में। मगर मानिए, यकीन मानिए कि आप जिस स्टेज पर हो, इस स्टेज से आपके मम्मी, आपके पापा, आपके बड़े भैया, आपकी दीदी, आपके दादा, आपकी दादी सब निकल चुके हैं, ठीक है? और उनको भी उस वक़्त यही महसूस होता था कि उन्हें कोई समझ नहीं पाता, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं समझना है, ध्यान रखना। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों? गहरी साँस लो, आप मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ और जो आपके लिए सबसे ज़्यादा बिलीवेबल लोग हैं और जिन पर आप भरोसा करते हो, उनसे आप बात करो।
अब इन्होंने एनी अदर करके छोड़ दिया है, मैं आपको कुछ और बताता हूँ जो यहाँ टेबल में नहीं दिया हुआ है। तीसरा हम कह सकते हैं इंक्रीज़्ड सेंसिटिविटी, जैसे छोटी-छोटी बातों से दुखी होना या अकेलापन महसूस करना। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? हम इसके लिए आप अपने आप को खोजिए, पेंटिंग कीजिए, कविता या कहानी लिखिए और कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में अपने आप को झोंक दीजिए। इसके अलावा एक हो सकता है कंपैशन, ठीक है? जो सेंसिटिव लड़के या लड़कियाँ होती हैं, उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है, दूसरों की मदद करने की इच्छा, कोई गरीब दिख गया, पापा को बोल दिया, "पापा इसको पैसे दो ना।" है ना? जानवरों या लोगों के प्रति जो है लव रखना, उनके लिए इल-विल ना रखना, कोई अगर जानवरों को परेशान कर रहा है, तो तुम्हें बुरा लगना। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कोई सोशल एक्टिविटी में भाग लीजिए जहाँ पर लोगों की मदद की जा रही है, वॉलंटियर की तरह काम कीजिए, ग्रुप्स में बँटकर लोगों के वेलफेयर के लिए काम कीजिए। इसके बाद एक जो चेंज है वो ये भी है, डिज़ायर फॉर आइडेंटिटी, पहचान की चाह, नया दिखने की कोशिश करना, दोस्तों की नकल करना, फैशन और ट्रेंड्स को अपनाना, खुद तो इसके लिए क्या कर सकते हो, आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए। आप दूसरों की तरह क्यों बनना चाहते हैं? आप जो हैं अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, ठीक है? तो आपको खुद को इम्प्रूव करना है, ना कि दूसरों की नकल करनी है। और एक इम्पोर्टेंट बात जो इसमें यहाँ पर नहीं लिखी है वो है अट्रैक्शन टू पीयर्स, मतलब दोस्तों की तरफ बड़ी जल्दी आकर्षित हो जाना, है ना? अ, दूसरों को इम्प्रेस करने की कोशिश करना और दूसरों से जल्दी से इम्प्रेस हो जाना, यू नो पढ़ाई से ध्यान भटकना, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो हम करते ही नहीं हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है खुलकर बात कीजिए। आप अपने टीचर्स से बात कर सकते हैं, आप अपने बड़े भाई, बड़ी दीदी से बात कर सकते हैं, आप अपनी मम्मी से बात कर सकते हैं अगर पापा से डर लगता है या कोई ऐसा फैमिली मेंबर जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, आप उससे खुलकर बात कीजिए और उनसे सलाह लीजिए कि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप ऐसा करते हो तो बिलीव मी आपको कोई कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा सकता। इसके अलावा और क्या हो सकता है, एक चीज़ और है इनसिक्योरिटी और सेल्फ डाउट, मतलब खुद खुद को दूसरों से कम समझना, है ना? और सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी को महसूस करना। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए आप नई-नई चीज़ें सीखिए, है ना? और परिवार जो आपकी फैमिली है उससे आप हेल्प लीजिए और अपने आप को जो है हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ रखिए। एक लास्ट चीज़ जो इस टेबल में हम और रख सकते हैं वो है क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन। इसमें क्या बिहेवियरल चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि जोखिम उठाने की इच्छा हो गई या बड़ों से सवाल करना और जो नियम बने हैं उनको चुनौती देना कि मैं ये नहीं मानती, मैं ये ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये बिहेवियरल चेंजेस हैं। तो इसके लिए आपको जो है सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है दोस्तों और नई चीज़ें साइंस और एक्सपीरियंस से आपको जो है ज्ञान प्राप्त करना है ताकि आप ये सब ना करें। तो जब हम टेबल 6.2 पर बात करते हैं तो हमने एडोलसेंट बच्चों के अलग-अलग बिहेवियरल चेंजेस को एक्सप्लोर किया। इसकी वजह से ये कि एडोलेसेंस में इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और चाइल्डहुड में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, ये हमने सीखा। ये इमोशंस एडोलेसेंस के बिहेवियर को अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे ज़रूरतमंदों की मदद करने वाले सोशल इनवाइट्स में शामिल होना या किसी नए क्षेत्र में नए एरिया में आपका इंटरेस्ट जगना। जब हम समझते हैं कि हमारे इमोशंस हमारे एक्शंस और बिहेवियर को कैसे प्रभावित करते हैं, तो हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं और हम सिचुएशन पर थॉटफुली रिएक्ट कर सकते हैं। 6.4 मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। एडोलेसेंस एक अनोखा अनुभव है। इस उम्र में क्यूरियोसिटी और एक्साइटमेंट बहुत तेजी से होता है, जिससे एडोलेसेंट को हर चीज नए नजरिए से देखने को मिलती है। अच्छी आदतें, थॉटफुल डिसीजंस और छोटे-छोटे एक्शंस भी एडोलेसेंट्स के वेल-बीइंग पर बहुत अच्छा असर डाल सकते हैं। आइए ऐसे कुछ तरीकों को जानते हैं। मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स। ग्रेड 6 के चैप्टर माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी में आपने सीखा था कि हेल्दी डाइट क्यों ज़रूरी है। एडोलेसेंस में शरीर में कई बदलाव होते हैं, इसलिए इस समय न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होता है। जैसे यहाँ पर लड़की कह रही है, ग्रोथ और प्लेग्राउंड परफॉर्मेंस के लिए हमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए,
जबकि लड़का बोल रहा है इसके साथ ही साथ हमें फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी ज़रूर चाहिए होते हैं। अब आ गई दोस्तों एक्टिविटी 6.3 लेट अस लिस्ट। यहाँ एक टेबल दे रखा है जिसमें फूड सोर्सेज़ हैं और उन फूड से हमें क्या-क्या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वो सेकंड वाले कॉलम में है और उन न्यूट्रिएंट्स का क्या फंक्शन है ये हमें ये थोड़ा-सा इनकम्प्लीट टेबल है तो मैं इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ और फिर मैं आपको ये दिखाता हूँ। जैसे पहला फूड सोर्स है मिल्क, मिलेट्स, कर्ड, चीज़, पनीर। इन सब से हमें मिलता है कैल्शियम, प्रोटीन और फैट्स। काम क्या है? ये हमारी हड्डियों को और हमारी दाँतों को मजबूत बनाते हैं, ताकत देते हैं, एनर्जी देते हैं। दूसरा अगर हम लें यहाँ पर तो हम ले सकते हैं पल्सेस, सोयाबीन और नट्स। इनका काम क्या है? इनसे हमें मिलता है प्रोटीन। इनसे हमें मिलता है प्रोटीन। प्रोटीन्स क्या करता है शरीर की जो बनावट है उसको मसल्स को बनाता है, रिपेयर करता है। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों हमारे लिए। तीसरा इन्होंने दे रखा है स्पिनच, किडनी बीन्स, रेज़िन्स एंड फिग्स। तो इनसे हमें मिलता है आयरन। ये खून बनाने में मदद करते हैं और शरीर को थकान से बचाते हैं। इसके अलावा हम और क्या-क्या लिख सकते हैं यहाँ से? जैसे राइस, व्हीट और मेज़, पोटैटो इनसे कार्बोहाइड्रेट मिलता है। शरीर को खेलने, पढ़ने और काम करने के लिए तुरंत एनर्जी देता है। बटर, घी, ऑयल इनसे हमें फैट्स मिलता है और फैट से मिलती है हमें एनर्जी और कुछ विटामिन्स को काम करने में भी फैट्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा है सिट्रस फ्रूट, गुआवा, आंवला इनसे हमें विटामिन सी मिलता है, फाइबर मिलता है। विटामिन सी हमें बीमारियों से बचाते हैं, हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं और डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। कैरेट्स, पपाया, पम्पकिन इनसे विटामिन ए मिलता है जो कि आँखों की रोशनी और स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। बनाना, ग्रीन लीफी वेजिटेबल इनसे हमें मिलता है पोटेशियम, मैग्नीशियम, फॉलिक एसिड। ये हमारे ब्रेन और हमारे नर्वस सिस्टम को, नसों को बेहतर काम करने में मदद करता है और खून के प्रेशर को यानी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है साइंस एंड सोसाइटी। एडोलेसेंट्स खास तौर पर लड़कियों कभी-कभी ब्लड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम से जूझती हैं। ये आयरन या विटामिन बी 12 की कमी के कारण हो सकता है। अब आपके लिए क्या एक्टिविटी यहाँ पर है? ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में आप जानिए। आयरन की कमी को शरीर में कैसे दूर किया जाए इसके बारे में पता कीजिए। सरकार की ऐसी कौन-कौन सी योजनाएं हैं जो इन कमियों को रोकने में मदद करती हैं, ये भी आपको खोजना है। अब यहाँ पर एक साइंटिस्ट के बारे में बात कर रखी है इन्होंने। साइंटिस्ट का नाम है डोरोथी हॉजकिंस। डोरोथी हॉजकिंस एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थी जिन्होंने विटामिन बी 12 के स्ट्रक्चर की स्टडी की। 1964 यानी कि 1964 में वे केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीतने वाली थर्ड वीमेन बनी, तीसरी महिला बनी। क्या आप जानते हैं विटामिन बी 12 शरीर के सही फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये शरीर में नहीं बन सकता है। इसे हमें खाने के लिए दूसरी चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ता है। अपने टीचर से बात करें, विटामिन बी 12 के फूड सोर्सेज के बारे में जानें। ओह! टीचर इस वक्त तो मैं ही हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं ही बताता हूँ आपको कि विटामिन बी 12 के फूड सोर्सेज क्या हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली में एनिमल प्रोडक्ट्स में दिखाई देता है। जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, मीट, पोल्ट्री, एग्स इन सब में मिलेगा। अगर आप नॉन वेज नहीं खाते हैं, वेजिटेरियन हैं तो ये आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में भी मिलेगा जैसे दूध, दही, पनीर, घी। तो बस इन सबको भी खाकर आप विटामिन बी 12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। 6.4.2 पर्सनल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। आपको इसको बहुत सही तरीके से सुनना चाहिए। न्यूट्रिशन के साथ-साथ एडोलेसेंस में पर्सनल हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है। खासकर आर्मपिट्स और प्यूबिक रीजन की सफाई इन्फेक्शन से बचाती है। तो जहाँ-जहाँ आपके बाल उगते हैं उन जगहों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। लड़कियों के लिए मेंस्ट्रुएशन के दौरान हाइजीन को मेंटेन करना उनको कंफर्ट और हेल्थ दोनों के लिए ज़रूरी है। इसलिए सैनिटरी पैड्स या रीयूजेबल क्लॉथ पैड्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। सरकार भी इन प्रोडक्ट्स को फ्री में या कम दाम में उपलब्ध कराने की कोशिश करती है। हम सबको मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल और पब्लिक प्लेसेस में मेंस्ट्रुअल हाइजीन की सुविधा मिले। सैनिटरी पैड से जुड़े शेम या स्टिग्मा को हटाने में भी समाज की बड़ी भूमिका हो सकती है। जैसे सैनिटरी पैड को देखते ही हम अपनी आंखें फेर लेते हैं, लड़के इस बारे में बात नहीं करते, लड़कियां गुपचुप इस बारे में बात करती हैं छुपा छुपा के। दिस इज ऑल नेचुरल प्रोसेस। ये सब कुछ नेचर ने आपको दिया है तो इसमें इतना जो है
अजीब फील करने की बजाय थोड़ा-सा आपको नॉलेज रखनी है। यूज्ड सैनिटरी पैड्स को कैसे डिस्पोज़ करें, अब ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो आप उसको पेपर में लपेट कर डस्टबिन में डाल दीजिए, ये कर सकते हैं। या इससे कम्युनिटी हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों की सफाई जो है वो बनी रहती है। अब तो जो है बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स भी आते हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली। साइंस एंड सोसाइटी में देखिए दोस्तों क्या है यहाँ पर, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को सपोर्ट करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से 4 योजनाएं मैं आपको अभी बता रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल हाइजीन स्कीम, भारत सरकार की इस योजना के तहत गाँव में जो एडोलेसेंट लड़कियां हैं इनको सैनिटरी पैड मुफ्त में या कम कीमत पर दिए जाते हैं। साथ ही लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन और हेल्थ के बारे में अवेयर किया जाता है थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स। दूसरा है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये योजना एडोलेसेंट की पूरी हेल्थ को बेहतर बनाने का प्रयास करती है, जिसमें मेंस्ट्रुअल हेल्थ भी शामिल है। इस योजना में पीयर एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता है, यानी बड़े छोटे बच्चों को इन विषयों पर सिखाया जाता है। फोर्थ है सुविधा सैनिटरी नैपकिन इनिशिएटिव। इस योजना में बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जन औषधि केंद्र के जरिए कम कीमत पर उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका मकसद लड़कियों और महिलाओं तक मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स को आसानी से पहुंचाना है। इसके अलावा चौथा है स्टेट लेवल इनिशिएटिव। हर राज्य की अपनी योजनाएं भी हैं, जैसे कर्नाटका की सूची स्कीम और तमिलनाडु व ओडिशा में सरकारी स्कूलों में फ्री सैनिटरी पैड्स बांटने की योजना है। 6.4.3 फिजिकल एक्टिविटी। एडोलेसेंस में एक्सरसाइज और खेल कूद बहुत ज़रूरी होते हैं। क्या आप रोज़ एक्सरसाइज करते हैं या खेलों में हिस्सा लेते हैं? अगर नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। आप कौन-कौन सी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं? ये एक्टिविटीज़ आपके शरीर और मन दोनों को हेल्दी बनाने में हेल्प करती है, आपका स्टेमिना बढ़ाती है और आपका मूड भी अच्छा करती है। 6.4.4 बैलेंस्ड सोशल लाइफ। हम सब एक समाज में रहते हैं और रोज़ाना एक-दूसरे से मिलते हैं। हमें एक-दूसरे के साथ पोलाइट और रिस्पेक्टफुल रहना चाहिए। एडोलेसेंस में इमोशंस और एक्सपीरियंसेस नए होते हैं, इसलिए इस समय हमें दूसरों से बातचीत करते समय, चाहे आमने-सामने या सोशल मीडिया पर, थोड़ा थॉटफुल और रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए। इस उम्र में अक्सर एडोलेसेंट्स अपने दोस्तों से अट्रैक्ट होते हैं और उनका बिहेवियर अपनाते हैं। आजकल एडोलेसेंट्स एक दूसरे से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर भी इंटरैक्ट करते हैं और बहुत कई बार तो गड़बड़ियों का सामना उनको करना पड़ता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को सबके लिए एक्सेसिबल बना दिया है, जहां हम इंफॉर्मेशन पा सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं और आइडियाज भी शेयर कर सकते हैं। हमें इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल रेस्पॉन्सिबली करना चाहिए, ताकि सभी का भला हो और नुकसान किसी का ना हो, इंक्लूडिंग यू। कभी-कभी हम सोशल मीडिया का बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर बैठते हैं, इसलिए अपने से बड़े एल्डर्स, टीचर से गाइडेंस लेना अच्छा होता है, ताकि हम इन्हें पॉजिटिवली यूज़ कर सकें। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपके टीचर्स, आपके एल्डर्स, आपके पेरेंट्स आपको टोक रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आप जो करने जा रहे हो वो गलत है, तो आप ही का नुकसान होगा। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स की बात सुनें। साइंस एंड सोसाइटी। साइबर बुलिंग। अब साइबर बुलिंग क्या है दोस्तों? साइबर बुलिंग का मतलब होता है किसी डिजिटल डिवाइस जैसे कि मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, इसका इस्तेमाल करके किसी दूसरे को परेशान करना, उनको अनटशंट झूठे मैसेजेस भेजना या उनके बारे में गलत अफवाहें फैलाना या किसी की कोई पर्सनल जानकारी उसके बिना अ, अनुमति के ऑनलाइन शेयर कर देना, उनके फ़ोटो शेयर कर देना, उनके वीडियो शेयर कर देना। तो अगर आपको कोई ऐसा परेशान करता है, ध्यान से सुनिए, अगर कोई आपको परेशान करे तो डरना नहीं है, समझदारी से काम लेना है। दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपको आपके पेरेंट्स करते हैं। सबसे पहले भागकर पेरेंट्स के पास जाइए और उनसे मदद माँगिए। टीचर्स के पास भी आप जा सकते हैं, बट आई वुड रादर सजेस्ट कि आप पहले पेरेंट्स के पास जाइए और उनको बिल्कुल सच सब कुछ बता दीजिए। क्या होगा, 1-2 थप्पड़ पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपके पेरेंट्स ही हैं जो उस मुश्किल से, उस मुसीबत से आपको निकाल सकेंगे। ध्यान रखिएगा, फिर से कह रहा हूँ, आपके पेरेंट्स ही आपकी ढाल हैं। वही आपको सभी चीज़ों से, सभी तरह की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। कोई भी पिक्चर या पर्सनल जानकारी स्ट्रेंजर से ऑनलाइन शेयर ही ना कीजिए, और अगर शेयर गलती से हो गई है और आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार आपको पेरेंट्स करते हैं। एक्टिविटी 6.4
लेट अस स्प्रेड अवेयरनेस। ग्रुप्स में मिलकर पोस्टर्स और पैम्फलेट्स बनाएं, ऐसा ये कह रही है बुक, जिसमें रिस्पॉन्सिबल सोशल मीडिया बिहेवियर की जानकारी हो। इन्हें स्कूल में उचित स्थानों पर आप चिपकाइए। साथ ही में टेबल 6.4 को अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप लिखिए। अब यहाँ पर टेबल में क्या है, डूज और डोंट्स जो आपको सोशल मीडिया पर करना चाहिए। जैसे क्या-क्या कर सकते हो? डू में रिस्पेक्टफुल रहिए, काइंड रहिए लोगों के लिए, थिंक बिफोर पोस्टिंग और प्रोटेक्ट प्राइवेसी, अपनी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। क्या नहीं करना? डू नॉट शेयर पर्सनल फोटोज विद स्ट्रेंजर्स एंड वर्चुअल फ्रेंड्स। अनजान लोगों के साथ या वर्चुअल दोस्तों के साथ। वर्चुअल दोस्त कौन? जिनको आप रियल लाइफ में नहीं जानते, जो सिर्फ आपके फेसबुक या दूसरी प्लेटफॉर्म्स जितने भी साइट्स हैं उन पर अगर आपके दोस्त बन रहे हैं तो वो वर्चुअल फ्रेंड्स हैं। उनके साथ अपने पर्सनल फोटोज कभी भी शेयर ना करें, झूठी जानकारी और अफवाहें ना फैलाएं, किसी की पोस्ट पर गलत टिप्पणी ना करें, तंग ना करें। जैसे कि मैं जब आपके वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ इडियट स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अनसन चीज़ें लिखकर चले जाते हैं, फिर मुझे उनको ब्लॉक करना पड़ता है और अगली बार वो कभी भी मुझे मैसेज, अगर उनको ज़रूरत भी होगी तो भी वो मुझे मैसेज नहीं कर पाएंगे। अपना पासवर्ड किसी से साझा ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 6.4.5 अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस, लर्न टू से नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग जिनमें आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपको कुछ ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसी चीज़ों को लेने के लिए, खाने के लिए फ़ोर्स करते हैं या प्रेशर करते हैं, जैसे कि टोबैको, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, अल्कोहल या फिर इल्लीगल ड्रग्स। एडोलेसेंस में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है दोस्तों, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एडोलेसेंट्स गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और ये सब चीज़ें सिर्फ एक्साइटमेंट में खा लेते हैं। ये सब्सटेंस बहुत नुकसानदायक होते हैं दोस्तों। ये आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ये एडिक्टिव होते हैं, यानी कि एक बार लेने पर आपका मन करेगा कि बार-बार इनको लिया जाए और धीरे-धीरे इनकी आदत लग जाती है। इसे ही सब्सटेंस अब्यूज़ कहा जाता है। इनसे हो सकते हैं आपको कई तरह की गंभीर हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे सांस लेने में दिक्कत, याददाश्त की कमी या आपके लंग्स को नुकसान। इनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा तरीका है हेल्दी रहने का। हमें हमेशा अच्छे और हेल्दी चॉइसेस चुनने चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने निर्णय में फर्म और कॉन्फिडेंट रहें और आप नो कह सकें। इवन अगर आपका दोस्त, सबसे प्यारा दोस्त भी अगर आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहा है, तो आप उसको भी नो करने की हिम्मत रखिए। तो एडिक्शन से बाहर निकलने का सबसे पहला कदम क्या है दोस्तों? सबसे पहला कदम फिर वापस आपका परिवार और आपके दोस्त, आपको उनसे मदद लेनी चाहिए। सबसे पहले आप जाएँगे परिवार के पास। आई एम श्योर 99.99% टाइम्स आपकी प्रॉब्लम परिवार ही सॉल्व कर देगा। आप दोस्तों से हेल्प ले सकते हो, आप टीचर से भी हेल्प ले सकते हो। भरोसेमंद लोगों से बात करना, जैसे पेरेंट्स या टीचर। इनके अलावा काउंसलिंग भी होती है, मेडिकल एडवाइस भी होती है। लेकिन ये उन लोगों के लिए होता है जिनको आदत पड़ चुकी होती है या जो इसमें पड़ चुके होते हैं। तो मेरा तो मानना इतना ही है दोस्तों, मैं आपको इतनी ही सलाह दूँगा कि अगर आपको कभी ऐसा मन भी करे तो जाके अपने सबसे भरोसेमंद इंसान, ध्यान रखिए आपका सबसे भरोसेमंद इंसान कौन है दुनिया में? आपकी मदर। आपका दोस्त नहीं होना चाहिए, आपका टीचर नहीं होना चाहिए, सबसे पहले आपकी मदर होनी चाहिए। उनसे जाइए, बात कीजिए। याद रखें आपके स्वास्थ्य और आपका भविष्य आपके हाथ में है, इसलिए समझदारी आपको ही दिखानी है। साइंस एंड सोसाइटी नशा मुक्त भारत अब नशा मुक्त भारत अभियान भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य है लोगों तक पहुंचना और सब्सटेंस अब्यूज से बचने के लिए अवेयरनेस फैलाना। इस अभियान में युवाओं को, महिलाओं को और पूरी कम्युनिटी की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया है। खास ध्यान दिया गया है कि छोटे बच्चों में सब्सटेंस अब्यूज जो है उसकी पूरी तरीके से रोकथाम हो जाए। सरकार ने एक नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन भी शुरू की है। सुनिए, 14446, फिर से सुनिए, 14446, ये है वो नंबर जो नेशनल डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर है। ये ड्रग एडिक्शन की समस्या को समझने और एडिक्ट्स की मदद करने के लिए है। 6.5 द वाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। अब हमने समझा कि एडोलेसेंस में क्या-क्या बदलाव आते हैं और उन्हें कैसे जिम्मेदारी से संभालें। पर ये सारे बदलाव इस उम्र में ही क्यों होते हैं? हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन्स हमारे शरीर में बनने वाले विशेष केमिकल सब्सटेंस होते हैं। वे हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं और शरीर को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। हार्मोन शरीर के अलग-अलग हिस्सों में बनते हैं और दिमाग से मिले सिग्नल्स के अनुसार सही समय पर रिलीज होते हैं। कुछ हार्मोन मूड और बिहेवियर को भी प्रभावित करते हैं।
तो यहाँ पर आकर दोस्तों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो, क्योंकि आप जिस स्टेज में इस वक़्त हो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ध्यान रखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके बड़े भाई की तरह हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप मुझसे बेझिझक वो सवाल पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें। अगले वीडियो में जब हम मिलेंगे तो इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की इम्पोर्टेंट चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए, बोलिए हेलो देयर। टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।